हेलो। कल हमने आपको क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताया था। आज आपकी क्लास क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोसों को अवयवी कणों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस और उप सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। आणविक ठोस, व्हाट इज आणविक ठोस? आणविक ठोस में घटक कण अणु होते हैं। अणुओं की प्रकृति के आधार पर इन ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। उनके अणुओं की प्रकृति के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला, अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक सॉलिड। अध्रुवीय आणविक सॉलिड में अवयवी कण या तो परमाणु होते हैं। अध्रुवीय आणविक सॉलिड में अवयवी कण या तो परमाणु होते हैं या अध्रुवीय अणु होते हैं। या तो परमाणु होते हैं या अध्रुवीय अणु होते हैं। परमाणु जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन व मीथेन इत्यादि होते हैं। इन ठोसों में इलेक्ट्रॉन मेघ सममित रूप से वितरित रहते हैं। इन ठोसों में इलेक्ट्रॉन मेघ सममित रूप से वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मेघ तो आप समझते होंगे, इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की जहाँ वेलोसिटी अधिक होती है उन्हें इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मेघ असममित रूप से वितरण समरूपता कुछ क्षण इनमें इलेक्ट्रॉन मेघ सममित रूप से वितरित होते हैं और अणुओं में कोई ध्रुवता नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन मेघ का वितरण समरूपता कुछ क्षण के बाद वो अपनी खो देते हैं और जिसे मान लेते हैं ये है ये एटम है। इसमें ये है पॉजिटिव चार्ज या और इसमें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मेघ है। यह अपनी समरूपता कुछ समय पश्चात खो देते हैं और ये 2 अणु हैं। इसमें कुछ समय पश्चात जब ये समरूपता अपनी खो देते हैं तो ये यहीं पास आ जाते हैं और इस पास आने से यह डाइपोल मोमेंट प्रदर्शित करने लगता है और इनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है जिसमें ये तत्कालिक द्विध्रुव उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप इसमें ये जो हुआ, इसके फलस्वरूप इसके पड़ोसी कण जो ये वाला कण है इसमें भी अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण द्विध्रुव बन जाता है। इसमें भी
इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसमें भी द्विध्रुव बन जाता है और यह भी उसी के ही तरीके से व्यवहार करने लगता है। इस अणु के कारण यह अणु भी अपनी प्रकृति को परिवर्तित कर लेता है, जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लंदन बल कहते हैं। इसी आकर्षण बल को लंदन बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो कि आप प्रस्तुत एनिमेशन में देख सकते हैं। Temperature. In these solids, the electron cloud is symmetrically distributed and the molecules does not have any polarity. Sometimes these atoms and nonpolar molecules lose their symmetry in electron cloud distribution for a shorter time and produce instantaneous dipole. These dipoles distort the electron cloud of the neighboring atom or nonpolar molecule, including dipole moment in them. Now, electrostatic force of attraction between these instantaneous dipoles are हमने प्रस्तुत एनिमेशन में देखा कि लंदन फोर्स उत्पन्न हुआ। यह लंदन फोर्स अत्यधिक क्षीण होता है। इसी क्षीण लंदन फोर्स की वजह से या अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इनका जो गलनांक होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, इनका गलनांक व क्वथनांक इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। इसी लंदन फोर्स के कारण इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है और यह रूम के टेम्परेचर पर इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। रूम के टेम्परेचर पर ये गैसीय अवस्था में भी पाए जा सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। ध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी घटक कण HCl, SO2, H2O जैसे ध्रुवीय अणु होते हैं, इन ठोसों के अणु डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स द्विध्रुव आकर्षण बल के अपने साथ में जुड़े रहते हैं। जैसे हम देखते हैं एनिमेशन में हम देखते हैं are polar molecules like HCl, SO2, etc. The molecules of these solids are held together by
dipole-dipole forces of attraction. Due to the presence of dipole-dipole interactions, these solids are soft and their melting and boiling points are comparatively higher than those of प्रस्तुत एनिमेशन में हमने देखा कि आणविक ठोस द्विध्रुव आकर्षण बल के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे हमने माना कि HCl के 3 अणु हैं, HCl इसका H इससे, Cl इस H से, ये Cl इससे जुड़ा रहता है। इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश। तो ये जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के माध्यम से ये आपस में जुड़े रहते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स के माध्यम से ये आपस में जुड़े रहते हैं। इसी द्विध्रुव बल के कारण, इसी जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स है, द्विध्रुव आकर्षण बल, इसके कारण ये ठोस नरम होते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक नॉन पोलर सॉलिड अध्रुवीय ठोसों से अधिक होता है, परंतु फिर भी इन ठोसों में उच्च गलनांक व क्वथनांक नहीं होता। इन ठोसों का उच्च गलनांक व क्वथनांक नहीं होता है और ये कमरे के ताप पर, ये जो ठोस होते हैं ये कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये रूम के टेम्परेचर में, तरल अवस्था में या गैसीय अवस्था में मौजूद होते हैं। क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह बहुत कम होता है, इसी कारण ये रूम के टेम्परेचर में तरल अवस्था में पाए जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, हालांकि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट, बट इनका इतना अधिक नहीं होता है। ध्रुवीय आणविक ठोसों को कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस इसमें घटक कण, ऐसे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जिनसे अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऐसे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जिनसे अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन व ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। वो आप प्रस्तुत एनिमेशन में देख सकते हैं। Ordinary pressure. Now, let us study about hydrogen bonded molecular solids. In hydrogen bonded molecular solids, the constituent particles are molecules which contain hydrogen atom linked to highly electronegative atom such as fluorine, oxygen, or nitrogen of neighboring molecule. This link between hydrogen atom and highly electronegative atom of its neighboring molecule is known as hydrogen bond, and the hydrogen bond is represented as dotted lines. हमने देखा कि
जब हाइड्रोजन किसी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ता है, जब हाइड्रोजन किसी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ता है, जैसे HCl से जुड़ता है, दूसरा अणु HCl, तीसरा अणु HCl, इनसे जुड़ता है, तो यह एक डॉटेड लाइन से, यह हाइड्रोजन डॉटेड लाइन से दूसरे नेगेटिव आयन से एक बॉन्ड बना लेता है, जिसे हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। इन पर कोई मतलब ये अपने आप में पूर्ण है, इन पर कोई आयन नहीं, कोई चार्ज नहीं होता है, फिर भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसी बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, इसी बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अर्थात जब हाइड्रोजन किसी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से, जब हाइड्रोजन किसी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ता है, तो हाइड्रोजन दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक तत्व, मतलब जब हाइड्रोजन किसी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ता है, तो हाइड्रोजन दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक तत्व से अभिक्रिया करके एक बॉन्ड बनाता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अथवा ये जो यौगिक इस हाइड्रोजन बॉन्ड से बने यौगिक को हाइड्रोजन बॉन्डेड आयनिक सॉलिड कहते हैं। समझे? यौगिक में उपस्थित इसी हाइड्रोजन बंध के कारण ये उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक के होते हैं, जो कि ध्रुवीय तथा अध्रुवीय से अधिक होता है, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय से अधिक होता है। ये तीनों प्रॉपर्टी पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये तीनों मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप थे। अब हम आगे पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का सेकेंड टाइप है मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में अवयवी कण मेटेलिक आयन यानी प्लस आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाते हैं धातु और धनात्मक आयन बनाते हैं। धनात्मक आयन बनाते हैं तो उनमें एक, जैसे ये हैं धातुओं के अणु, ये धातुओं के अणु हैं, मेटल्स, ये मेटल्स हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति नहीं पाई जाती है, तो इसके ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो इनके ऊपर लेयर बनती है, इसे कर्नल कहते हैं, इसे कर्नल कहते हैं। इसी कर्नल लेयर के माध्यम, इसी कर्नल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ करता है, लेकिन मतलब ये आपस में जुड़ते नहीं है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की फ्लो की वजह से ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें विद्युत चालकता का गुण अत्यधिक पाया जाता है और इनका गलनांक भी उच्च होता है, क्वथनांक भी उच्च होता है। इनका उदाहरण देकर जैसे हम देखते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम। पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं सारे इसमें आ जाते हैं, सभी धात्विक ठोस हैं, उनमें विद्युत चालकता का गुण इसी कारण पाया जाता है। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं,
इनकी संख्या अधिक होती है, इसी लेयर को कर्नल कहते हैं। मेटेलिक सॉलिड के बाद आता है आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनिक ठोस में अवयवी कण आयंस होते हैं। अवयवी कण आयन होते हैं, प्लस आयन एंड माइनस आयन। प्लस आयन जो कि थ्री डायमेंशन त्रिविमीय संरचना में व्यवस्थित रहते हैं, जो कि त्रिविमीय संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। कैसे व्यवस्थित रहते हैं? जो कुछ इस प्रकार थ्री डायमेंशन में व्यवस्थित रहते हैं, जिनमें धन आयन और ऋण आयन जुड़े रहते हैं। जिनमें धन आयन और ऋण आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये धन आयन, ये ऋण आयन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक धनायन और ऋणायन इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के माध्यम से जुड़े रहते हैं। कहीं तो ये अलग नहीं हो जाए, ये अलग नहीं हो जाए। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण, जो कि माइनस और प्लस में के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के परिणाम स्वरूप इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त नहीं होते और क्लोजली पैक्ड रहते हैं। जिसके कारण आयनिक ठोस और आणविक ठोस, धात्विक ठोस जिसके कारण आणविक ठोस और धात्विक ठोस की तुलना में आयनिक ठोस अत्यधिक ठोस होते हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। इनके आयनीय गुण क्या होते हैं? etc. Let us discuss about ionic solids. In ionic solids, ions are the constituent particles. In these solids, there is a three-dimensional arrangement of cations and anions that are held together by strong electrostatic force. एनिमेशन में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 3D अरेंजमेंट देखा। अब हम इनके आयनियन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इनके आयनिक गुण क्या होते हैं? इनके ये ठोस क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं? पहला आयनिक गुण, ये ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक क्या होता है? मतलब जैसे HCl है, जल है, उनमें घुल जाते हैं। मतलब H2O में, जल में घुलनशील होते हैं आयनिक ठोस। और अध्रुवीय विलायक क्या होते हैं? अध्रुवीय विलायक जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे ईथर। ये ईथर में विलय नहीं होते, जल में घुलनशील होते हैं, ईथर में विलय नहीं होते। दूसरा आयनिक गुण, सेकेंड गुण, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक इंसुलेटर होते हैं, जबकि द्रवित या गलित अवस्था में, द्रवित या विलयन में विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, तथा जबकि द्रवित या विलयन अवस्था में विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। चलो अब यहाँ पे प्रश्न आता है क्यों सुचालक होते हैं? क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बोर्ड की दृष्टि से यह पूछा जाता है कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक एवं द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों? सिद्ध करके बताइए। उसके लिए हम देखते हैं विद्युत की चालकता। हम देखते हैं विद्युत की चालकता इलेक्ट्रॉनों की गति पर निर्भर करती है। विद्युत की चालकता इलेक्ट्रॉनों की गति पर निर्भर करती है। और जबकि हम आयनिक ठोस में अभी हमने देखा है 3 डायमेंशन अरेंजमेंट फिक्स्ड पोजीशन होती है। 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में फिक्स्ड पोजीशन होती है। हमने देखा आयनिक ये इलेक्ट्रॉनों का अगर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन जब इधर से मतलब इलेक्ट्रॉन जब एनायन से धनायन से ऋणायन की ओर जाएंगे या ऋणायन से धनायन की ओर आएंगे तभी तो विद्युत चालकता होगी। लेकिन इसमें हमने आयनिक सॉलिड में देखा कि इसके जो अवयवी कण होते हैं ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते। इनके चाहे एनायन हो या कैटायन हो, दोनों अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं। जब ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर रहेंगे तो ये अपना गति थोड़ी ना कर पाएंगे। जब ये फिक्स्ड पोजीशन पर रहेंगे तो गति नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये सॉलिड स्टेट में विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते। और जब इन्हें हम घोल देते हैं, माना हम लेते हैं NaCl लिया और हमने उसे जल में घोल दिया। ये जल भरा था, इसमें घोल दिया तो उसका Na प्लस आयन Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस में टूट गया। अब हम देखते हैं ये Na प्लस Cl माइनस, इसमें जब हम विद्युत चालकता करवाएंगे तो ये मुक्त हो गए ना, ये मुक्त हो गए, इसके कारण ये गति करने लगेंगे, जिसके फलस्वरूप ये द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, फोर्थ टाइप क्रिस्टलीय ठोस का चौथा प्रकार सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं? इनके अवयवी कण अधातु होते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं अधातु होते हैं। अब इन सब का जितने हमारे लेक्चर्स हैं इन सब के नोट्स पीडीएफ या इमेज के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पा सकते हैं। टेलीग्राम, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा नहीं मतलब टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना। उस एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, सर्च बार पर टिक करेंगे, हमारा ये चैनल ने ये कुमार एजुटेक टाइप करेंगे और कुमार एजुटेक टाइप करने के बाद आपका हमारा ये सिंबल आपके स्क्रीन पर दिखेगा, उस पर कुमार एजुटेक लिखेगा, उसमें जाएं और हमारा चैनल ज्वाइन करें। आपको इसके सारे पीडीएफ नोट्स जितने हमारे वीडियो लेक्चर हैं टाइप टू टाइप वाइज जितने हमने अपलोड किए हैं सारे वीडियो लेक्चर के आपको नोट्स उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, या हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, लिंक से आप निकाल सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। और हमारा जो ये फर्स्ट लेक्चर है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे देख सकते हैं, बाद में ये देखें जिससे आपको सही से समझ में आएगा। सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस इनके अवयवी कण जो होते हैं अधातु होते हैं, जो सहसंयोजी बंध के माध्यम से जुड़े रहते हैं। अधातु तो आप जानते ही होंगे, जैसे कार्बन सहसंयोजी बंध से जुड़े रहते हैं और एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं।
सहसंयोजी बंध से जुड़े रहते हैं, क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं। आप इसे एनिमेशन में देखें, क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण। Now, let us discuss about covalent solids. These are crystalline solids in which the constituent particles are non-metal atoms linked to adjacent atoms by covalent bonds throughout the crystal structure. As a result, network of covalent bonds are formed. में हमने देखा कुछ इस प्रकार, पहले एक अणु था, फिर दो अणु ऐसे जुड़े, फिर इसके दो अणु इससे ऐसे जुड़े, कुछ इस प्रकार संरचना का निर्माण किया। कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिली। एक कोवेलेंट सॉलिड है, इनका जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं इनमें सहसंयोजी बंध मजबूत और दिशात्मक होता है, जिसके कारण ये अत्यधिक ठोस होते हैं और उच्च क्वथनांक व उच्च गलनांक के होते हैं। सहसंयोजी बंध के कारण ये अत्यधिक ठोस होते हैं व उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक के होते हैं। इनमें उदाहरण हम देखते हैं, इसमें एक अपवाद आता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है तो सहसंयोजी ठोस, लेकिन ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस है। ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस, लेकिन सहसंयोजी ठोस जो होते हैं वह इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, क्योंकि ये अधातु होते हैं, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता। इसके कारण ये जो सहसंयोजी ठोस होते हैं ये इंसुलेटर की भांति व्यवहार करते हैं, उस विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि हम ग्रेफाइट को देखते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि यह विषय सहसंयोजी ठोस है। यह अपवाद है। ऐसा क्यों होता है? विद्युत ग्रेफाइट उसमें मतलब विद्युत का सुचालक क्यों होता है? और हमने सहसंयोजी ठोस में एक और गुण बताया हमने कि इसमें ये अत्यधिक कठोर होते हैं, जबकि ग्रेफाइट तो कठोर नहीं होता। पेंसिल देखा है आपने, पेंसिल रगड़ते रहिए, जितना चलाएंगे उतना चलेगी, चाहे जितना चलाएं, चाहे जितना चलाओ आप उतना पेंसिल अपने आप चलेगी। ऐसा क्यों? क्या रीजन है? ग्रेफाइट क्यों मुलायम होता है? इसके रीजन है पता। देखो, ग्रेफाइट में जो होते हैं कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बन परमाणु का अरेंजमेंट, पहले आप एनिमेशन देखिए। Electricity. This exceptional behavior of graphite is due to its typical layer structure. In graphite, carbon atoms are arranged in different layers. We know that carbon is tetravalent in nature and has 4 valence electrons. In each layer, one carbon atom is bonded to 3 other neighboring atoms within the same layer. The unbounded 4th valence electron of each carbon atom remains unbounded and is present between the layers. This 4th valence electron is free to move within the structure. When potential difference is applied, these free electrons act as a charge carriers and makes graphite a good conductor of electricity. हमने देखा ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु, मेनली कार्बन होता है, और कार्बन चतुष्फल की संरचना का होता है। कार्बन चतुष्फलकीय
संरचना का होता है। तो कार्बन का अगर जब संरचना बनाए तो कुछ इस प्रकार बनती है, इस प्रकार बनती, हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है कार्बन की संरचना। मतलब कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और जब हम कार्बन ग्रेफाइट में कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार। इस प्रकार हमने देखा ग्रेफाइट में कुछ इस प्रकार कार्बन के सभी अणुओं का अरेंजमेंट होता है। तो इसमें 1 2 3 तो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त थे वो अलग हो गए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। 1 इलेक्ट्रॉन जब बचा तो वह 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त अवस्था में गति करता रहता है, जिसके कारण मुक्त अवस्था में गति करता रहता है। जब क्रिस्टल जालक तैयार होता है तो उसमें लेयर बन जाती है, यह लेयर बनाता है, और इस लेयर में यह इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में घूमा रहता है, जिसके फलस्वरूप जब हम इलेक्ट्रॉन विद्युत इससे करते हैं तो यह विद्युत का सुचालक होता है। ये और यह इतना मुलायम इसलिए होता है, यह जब अपना स्ट्रक्चर तैयार करता है तो इसमें लेयर होती है, लेयर्स अलग अलग होती हैं, हर एक अणु की लेयर अलग होती है। जैसे ये एक लेयर बन गई, इसका अब ऊपर से कोई कनेक्शन नहीं, नीचे से कोई कनेक्शन नहीं, ना तो यहाँ से कनेक्शन ना तो यहाँ से कनेक्शन, ये लेयर के माध्यम से जुड़ी रहती हैं, और इसी कारण यह मुलायम होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। अब हम देखते हैं सहसंयोजी ठोस के उदाहरण। सहसंयोजी ठोस के उदाहरण हीरा, सिलिका, इत्यादि इत्यादि। हीरा और सिलिका और भी उदाहरण हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाएं, नोट्स में मिल जाएंगे। अब आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लाइक से हमारी जो है थोड़ी इच्छा बढ़ा करती है। बाकी नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।